क्या खास दिन है आज का दिन। वीडियो शुरू करने से पहले सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। कामयाबी की मिठाई से मुंह मीठा करिए, यही है हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, एक के बाद एक पावरफुल केस स्टडीज लेकर के आ रहा हूं। बिलीफ सिस्टम पे दिया था नॉर्थ कोरिया की जो कहानी सुनाई, लोगों को बहुत पसंद आई। इजराइल और पैलेस्टीन का जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, नीचे कमेंट्स में पढ़ रहा था, लोग बोले सबसे ज्यादा आसान था ये। जाटों की कम्युनिटी हरियाणा बहुत पसंद किया। सैम मानिक शॉ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। फेसबुक की केस स्टडी मार्क जुकरबर्ग पे। पर आने वाले समय में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो विराट कोहली पे बात जरूर होगी, पृथ्वीराज चौहान पे करेंगे, नीम करौली बाबा पे करेंगे, गुरु नानक देव जी की जयंती आ रही है उस पर भी हम बात करेंगे। महाराजा अग्रसेन जो अग्रवाल बनिया लोगों की कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी है, एक के बाद एक मैं केस स्टडीज बना दे रहा हूं आपको। और ये सारी केस स्टडीज मैं बना क्यों रहा हूं मालूम आपको? थोड़े दिन पहले मुझे एक ईमेल आया और ईमेल में लिखा कि सर, आपकी केस स्टडीज को देख करके मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। हर संडे सवेरे पूरी फैमिली के साथ में इसी समय जब आपकी केस स्टडी आती है, उन दिनों संडे को महाभारत रामायण आया करती थी। हमारा मोहल्ला खाली हो जाता था और लोग सारे के सारे जिसके घर में टीवी वहां इकट्ठे हो जाते थे सुबह महाभारत और रामायण देखने के लिए, और लर्निंग पॉजिटिविटी मिलती थी। आज के समय में महाभारत रामायण नहीं मिलती, लेकिन आज के समय में जो मेरे दो बच्चे हैं, एक 8वीं में एक 12वीं में, उनको मैंने बोला हर संडे सवेरे 8 बजे विवेक सर की केस स्टडी जरूर देखना, इससे भारत का चरित्र तैयार होता है। ऐसी बातें सुनता हूं, बहुत ऊर्जा मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। और आपकी एक और रिक्वेस्ट मैं कर दूंगा कि केस स्टडी की रिक्वेस्ट नीचे देते रहो, किसके ऊपर नई केस स्टडी देखना चाहते हैं। जब रिश्ता दोनों तरफ से होगा ना, तो पार्टनरशिप बहुत लंबी चलती है, तो नीचे रेकमेंडेशन देते रहो। आज बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे मशहूर सीरियल किलर कॉन मैन चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स शोबराज क्या क्या चाले चलता था, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सरपेंट क्यों उसको कहा जाते थे, ये वीडियो आपको अंत तक देखने में बहुत मजा आएगा, आप खुद नहीं छोड़ोगे इसको। कभी हैरान करेगा, कभी परेशान करेगा, कभी रुलाएगा, कभी रोमांचित करेगा। इसमें हॉरर भी है, इसमें थ्रिलर भी है, इसमें ड्रामा भी है, क्लाइमैक्स भी है। किसी भी वेब सीरीज में 40 मिनट के 10 एपिसोड देखने पड़ते हैं, वेब सीरीज समझ में आती है। और मैं इस 40 मिनट में एक एपिसोड में आपको 10 एपिसोड से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दूंगा, मेरा वादा है। पूरा देख लेना वीडियो। चार्ल्स के 60 साल की क्राइम की कहानी 6 चैप्टर में कवर करूंगा। पहला चैप्टर ले लेता हूं, राइज ऑफ मॉन्स्टर। उसका बचपन कैसा, वो मॉन्स्टर बना कैसे। चार्ल्स शोबराज एक ऐसा आदमी जो ये वचन देता था कि मुझे एक आदमी से मिलवा दो और थोड़ी देर में वो मेरा फैन हो जाएगा, मेरा मित्र बन जाएगा, मुझसे प्रेम करने लगेगा, और उसकी थोड़ी देर में मैं उसका मर्डर भी कर दूंगा, उसको लूट के भी चला जाऊंगा। इतना तेज था ये आदमी, क्या जबरदस्त, देखने में सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस, और सांप की तरह फिसल के हर एक के हाथ से निकल जाता था। क्रिमिनोलॉजी के कोर्स में, यानी कि क्राइम की क्रिमिनोलॉजी के कोर्स में चार्ल्स बचपन से ही सबसे बड़ा टॉपर था। स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था, पर क्राइम की पढ़ाई अपने आप कर लेता था। चार्ल्स की शुरुआत कैसे हुई? स्कूल में छोटी छोटी चोरियां करता था। ये सब बाद में गाड़ी चोरी करना, गैम्बलिंग करना, या रॉबरी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना, रेप करना, मर्डर करना, बिकिनी किलर बन जाना, बड़े बड़े स्कैम और स्मगलिंग करना, वायलेंस, ये सब चीजें बाद में हुई। जो सोच लो, जिस तरीके का अपराध सोच लो, इसने किया है। ये टेररिस्ट नहीं था, ये शातिर अकेला वन मैन आर्मी था। अब ये पेड़ इतना मजबूत कैसे बना, उसकी जड़ से पता चलता है, तो उसकी जड़ को समझते हैं। इसका बिहेवियर, कैरेक्टर ऐसा कैसे बना, इसकी फैमिली बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग पर निर्भर करता है। बच्चों को जरूर दिखाना और बच्चे अपने माँ बाप को जरूर दिखाना वीडियो, ये बनता है देखना वीडियो, समझ में आता है कि बच्चा कैसे बड़ा होता है। चार्ल्स शोबराज के साथ भी ऐसा हुआ। उसकी लाइफ की जो शुरुआती डिफिकल्टीज थी ना, वो उसके दिल में छपी थी। जन्म हुआ था 1944 में। माँ वियतनाम की थी, पिता भारतीय थे, बायोलॉजिकल पिता भारतीय थे, और इन दोनों के संपर्क से चार्ल्स शोबराज का जन्म हुआ। पिता ने इसको छोड़ दिया, यानी कि जो वियतनाम की मां थी उसको छोड़ करके पिता वापस इंडिया में किसी और लड़के से शादी कर लेता है। लेकिन अब मां अकेली थी, बच्चे को पालना था, तो मां ने आगे चल करके फ्रांस के एक फ्रेंच मैन से शादी कर ली। अब चार्ल्स उनके साथ था, वो चार्ल्स को रखना नहीं चाहता था। अब नेचुरल सी बात है, ऐसा कई बार हो जाता है, स्वाभाविक है कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा इसके पिछले पति का है, तो उसको मारते पीटते थे बहुत, वो उससे गुस्सा करते थे, उससे कई बार उसको बालों से पकड़ के घुमा देते थे, कई बार डंडा लेके पीछे मारते थे उसको, पीठ पे इतना मारते थे, हर समय गाली देना, उसको साथ में बुरा भला व्यवहार करना। वो बचपन से हो रहा था, जब चार्ल्स 3-4 साल के थे तब से हो रहा था उनके साथ। और वो अंदर इतना दर्द था, इन्हें कभी प्रेम नहीं मिला लाइफ में। और बाद में अपनी किताब में भी लिखे कि मैं उसे ऐसा एहसास दिलाऊंगा कि उसने मेरे पिता होने की ड्यूटी निभाई नहीं है। और वो एहसास दिलाने के लिए चार्ल्स के अंदर इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट थी। जब वो 6 साल के हुए ना, दूसरी क्लास में थे, तो क्या करते थे कि उनकी माँ को पैसा नहीं मिलता था, उनके पास पैसा नहीं था, तो अपने खर्चा निकालने के लिए एक दिन क्या किया, एक बच्चे के बैग से 10 किताबें चुरा ली और 10 किताबें चुरा करके बेचा है बाहर जाके, कुछ पैसा मिल गया, उससे काम चलाया। अब एक बैग से 10 किताबें चुराई, पता लग गया इन्होंने चुराई है, तो खूब पिटा, बहुत पिटाई हुई इसकी।
तो उसने बाद में सोचा यार ये तरीका ठीक नहीं है, एक बैग से 10 किताबें चुरा लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये इतना जीनियस था उस उम्र में, इतना तेज दिमाग इसी तरफ चलता था, पढ़ाई में नहीं चलता था। कहा हर बैग से एक एक किताब निकालूंगा, एक बैग से 10 किताब तो पकड़ा जाएगा, हर बैग से एक एक किताब चुरा लूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। एक किताब कम है भाई, आपके बैग में 10 थी, आज 9 रह गई तो ला घर पे रह गई होगी, एकदम शक नहीं जाता। 1 साल तक ये करता रहा। चौक मिल जाए वो जाके बेच आए, पेंसिल मिल जाए वो जाके बेच आए, पानी की बोतल मिले वो जाके बेच आए। तो एक साथ नहीं चोरी करता था ये, अब एक एक करके छोटी छोटी चीजें चुराए तो पता ना चले। लेकिन धीरे धीरे ये बात खुलने लगी। बच्चे शिकायत करने लगे मैम से, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा टिफिन बॉक्स चोरी हो गया, मेरा पानी की बोतल चोरी हो गई। अब मैडम ने सोचा सारे बच्चे शिकायत करते, खाली चार्ल्स शिकायत नहीं करता है, तो उनका शक गया कि चार्ल्स कर रहा है। और उन्होंने चार्ल्स पे सर्विलेंस बढ़ा दी, छुप के बाहर से कमरे से देखने लगी कि अब इस समय लंच ब्रेक में चार्ल्स कमरे में गया है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और तब देखा उन्होंने चार्ल्स जो है उठा के एक पेंसिल बॉक्स अपनी जेब में डाल के निकला, पकड़ लिया उन्होंने। शक ठीक निकला, खूब पीटा, उनको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया, उसको खूब मार पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई। वो घर जा कर के चार्ल्स रोने लगा और रो के माँ को कहता है, माँ मुझे पछतावा हुआ है, मैंने गलत किया है, माँ मैं जानता हूँ मेरी गलती है, इससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा। चार्ल्स अपनी माँ को कन्विंस किया कि ऐसा करो माँ, टीचर के पास चलते माफ़ी मांग के आता हूँ, ये जो टीचर ने मुझे पकड़ा था चोरी करते हुए, मैं बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ, माफ़ी मांग के आता हूँ। मानी नहीं माँ, लेकिन जब उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो माँ कहती चल फिर, और चल के वहाँ टीचर के घर पहुँच गए। टीचर के घर पहुँच गए, वहाँ जाकर के बोले आई एम वेरी वेरी सॉरी, उनके पाँव छूने लगे, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं बहुत अपराध किया, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। टीचर ने कहा चलो ठीक है, हाँ सुधरना चाहिए तुम्हारे को। बोला टीचर को पानी पीने के बाद मेरे को थोड़ा वॉशरूम जाना है, सुसु जाना है, हाँ। और टीचर ने कहा बेटा अंदर बेडरूम में है, वहाँ चले जाओ। ये गया बेडरूम में, बाथरूम तो गया नहीं, अंदर जाके टीचर की अलमारी खोली, वहाँ से ज्वेलरी और कैश अपनी जेबों में डाला, गायब किया, अंदर की जेब को रेडी करके लाया था, पेंट के अंदर घुसा लिया सारा, और खूब ज्वेलरी कैश जितना मिला सब कुछ अंदर लपेटा और बोला टीचर आप मुझे स्कूल में रखो ना रखो लेकिन माफ़ जरूर कर देना। निकल गए। बाद में टीचर को पता चला ये आया था अंदर और टीचर की पूरी अलमारी साफ कर गया। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला 6 साल का छोटा सा बच्चा एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा था, ये उसकी तैयारी थी क्राइम को प्राइम पे ले जाने की। 6 साल से 60 साल की उम्र के बीच में इसने अपराध की कई किताबें लिख दी। और टीचर ने इसकी माँ को बोला आगे चल के कि बेटा अगर तुम्हारा बेटा जिंदा रहा ना, तो उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बीतेगी। और वही हुआ, इसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बीती। सुधरा नहीं है, सैडिस्ट मेंटालिटी होगी इसकी। चैप्टर 2 अब ये और बड़ा हो रहा था, सैडिस्ट मेंटालिटी। इसने अब 10 साल की उम्र में पहली हत्या करी थी, एक बच्चे को मारा इसने, और बच्चे को मार के अपना खुद का भी बचपन मार दिया, क्योंकि ये इसका पहला मर्डर था। बच्चों के लिए मारपीट करना आम बात है, रेयर नहीं है। बड़ी अमेजिंग कहानी है चार्ल्स की, कैसे चार्ल्स शोभराज बनाए। ये समझो कि कैसे चाइल्डहुड बड़ा होता है, समझो कैसे बच्चे का बचपन बड़ा होता है। हमसे भी जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती है जब हम बच्चे को वो जो लव, इमोशनल केयर, अफेक्शन है नहीं देते। तो एक आदमी खून कैसे कर सकता है ये समझना मुश्किल है, पर एक बच्चा खून करेगा ये समझना असंभव है। ये बहुत रेयर है। बच्चा मारपीट कर सकता है, जान से नहीं मार सकता है। छोटे छोटे अपराध तो वो करता रहा, लेकिन जब वो 10 साल का हुआ तो वो देखता था उसके जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। बेटी 6 साल की थी, इतना प्यार करता था, इतना प्यार, इससे रहा नहीं गया। इससे बिल्कुल नहीं रहा गया। फादर को प्यार करते देख करके इसको इतना गुस्सा आया कि इसको प्यार नहीं मिला, इसको बच्ची को कैसे प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिला। समझिए, मैं वीडियोस बनाई इसलिए रहा हूं कि हम देश को आगे बढ़ा सकें। इस चैनल पे जो लॉयल व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी बदलना चाहता हूं मैं, इसलिए हर संडे सुबह 8 बजे आता हूं, एक एक्सटेंसिव पावरफुल रिसर्च के साथ आता हूं। हुआ ये, इसने 6 साल की बच्ची को उठाया, बिस्तर से लेकर के बाहर गया और जाके कुएं में फेंक दिया, मर गई वो कुएं में। उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। वो पावरफुल फील करना चाहता था। पकड़ा गया, किसी ने देख लिया उसको ले गए उठा करके। बाद में उसे जब कोर्ट में लेके गए तो 10 साल का था, मुकदमा तो बनता नहीं था, लेकिन बाल सुधार गृह में उसको रख दिया। और काउंसलर ने बोला कि चार्ल्स ने ये सब कुछ खुद को रोमांचित करने के लिए किया है। ये जेलसी थी उसके मन में, और घृणा इंसान से क्या क्या करवा सकती है आप समझ सकते हैं। जब पहली बार चार्ल्स ने बच्चे को जान से मारा था ना, तो उसने एक जान नहीं ली थी, 2 बच्चों की जान नहीं ली। एक हत्या नहीं मानी जाएगी, वो 2 हत्याएं मानी जाएंगी। एक जो उसके अंदर का अपना बच्चा था, उसने उसकी भी हत्या कर दी, और उस बच्चे की तो करी थी। तो बचपन में जब शोभराज ने अपने पिता का उसको प्यार नहीं मिला ना, अब वो प्यार करने वालों को अपना दुश्मन समझने लग गया। इसलिए जिस पिता ने बचपन में मारा ना,
आगे चल के दूसरी कहानी में आप सुनोगे उस पिता की गर्लफ्रेंड का इसने दूसरा मर्डर किया। क्या मतलब हुआ, जो स्टेप फादर थे इसके, जब ये 16 साल का हुआ तो स्टेप फादर इसके एक गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आए, तो अपनी माँ को और रोते हुए देख के उसको और गुस्सा आता था। पर 16 साल की उम्र तक आते आते अब ये इसका यौवन बिल्ड हो चुका था, इसकी हाइट आ चुकी थी, स्मार्ट लगने लगा था, हैंडसम मैन। आज ऋतिक रोशन को बहुत हैंडसम मैन माना जाता है, शायद चार्ल्स शोबराज उससे भी ज़्यादा हैंडसम थे उस टाइम पे। और इन्होंने क्या किया, अपने पिता की गर्लफ्रेंड को ही पटा लिया। अपने पिता की गर्लफ्रेंड जिसपे इन्हें बहुत गुस्सा था, ये था इनका चार्म। लेडी किलर बोलते थे इनको, बिकिनी किलर क्यों बोलते थे अभी बताऊंगा आपको मैं। उसको पटा लिया और उसके साथ में थोड़ा और मेल मिलाप बढ़ाया, उसके साथ खूब दोस्ती बढ़ाई और एक दिन उसको जंगल की तरफ ले गया अकेले। पहले जंगल की तरफ ले जा करके कुकर्म तो ये करता ही था, पहले शुरुआत इसकी कुकर्म से होती थी। और वो करने के बाद इसने वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद जब उसके साथ में उसका खत्म होते उसका गला पकड़ा और गला पूरा दबा दिया जब तक उसकी सांस नहीं आनी बंद हो गई। तड़प तड़प के जब वो हिलना बंद हो गई तब उसका गला छोड़ा इन्होंने। और उसके बाद पत्थर मारे सर पे, चट्टाने पत्थर मोटे मोटे मार मार के उसका सर फाड़ दिया और फिर बॉडी को पेड़ से लटका दिया। अब पकड़ा गया। ट्रायल के समय में चार्ल्स ने कहा कि इन गुनाहों की सारी वजह मेरा पिता है, मेरा बाप है, अब्यूजिव फैमिली। चार्ल्स के चार्म और इस तरह के इमोशनल कमेंट को देख करके कोर्ट ने बोला भाई इसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। 2 साल के लिए उसको हाउस अरेस्ट में रख दिया, जेल नहीं डाला, हाउस अरेस्ट में रख दिया, एफिडेविट लिखवा लिया और उसको काउंसलिंग देने लगी। और आगे चलो देखो, जो काउंसलर इसको काउंसलिंग करती थी उसको भी इससे प्यार हो गया। बचपन इसने गुजारना था खेल में, लेकिन सारी ज़िंदगी गुजारी इसने जेल में। क्यों? चार्ल्स के गुस्से की कीमत जो थी ना, उसके गुस्से की कीमत बहुत ज़्यादा थी, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है उसके आगे। सैडिस्ट मेंटालिटी, ये था मेरा दूसरा अध्याय, कि दूसरे के दुख से खुद को आनंद मिलना, वो होता है सैडिस्ट। वो उसकी हाइट पे था, खून करके सुकून मिलने लगा था इसको। इसीलिए तीसरा अध्याय, बिकिनी किलर क्यों बोलते हैं इसको, 3rd चैप्टर। अब ये चार्ल्स बड़ा हो गया था, अब ये बिकिनी किलर इसका नाम कैसे पड़ा। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, उसने शोभराज को आज एक आम क्रिमिनल से खास क्रिमिनल इसके बाद बनाया है। ऐसे इंसिडेंट्स पहले कभी नहीं हुए थे। क्राइम की दुनिया में से नए चैप्टर लिखे हैं। किलर से बिकिनी किलर बना था ये, बिकिनी किलर, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल विक्टिम्स स्विमिंग सूट में मिला करती थी। वो अपने अंतर वस्त्रों के अंदर मिला करती थी। 70 के दशक की बात कर रहा हूँ उस समय। उस समय ये ऐसे मर्डर स्प्री पे चल रहा था कि इसने रजिस्टर्ड मर्डर ही कम से कम 25-30 किए हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड ने, जिसकी जानकारी नहीं है, जो अनऑफिशियल डेटा बहुत ज़्यादा होगा। वो 25-30 तो वो थे जो यहाँ ही पकड़े गए हैं। ये चार्ल्स को बिकिनी किलर इसलिए कहते हैं, 1975 में शोभराज अपनी कैनेडियन गर्लफ्रेंड के साथ अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक पहुंचा, थाईलैंड में। और वहां इसका मोडस ऑपरेंडी था टूरिस्ट लोगों को पकड़ना। कई भाषाएं जानता था ये, विदेशी भाषाएं जानता था, देखने में विदेशी, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल और चार्मिंग, इतना बातचीत करने में। तो ये क्या करता था, अपने आप को प्रेशियस स्टोन ट्रेडर बोलता था और फीमेल टूरिस्ट के साथ में उनके साथ नज़दीकी करता था। और नज़दीकी के साथ इसका एक ही रूल था, रूल ये था कि भाई उनके साथ दोस्ती बनाओ और उसके बाद कुछ नशा पिला दो उन्हें, बेहोश हो जाए, बेहोश होने के बाद उसके साथ में पहले कुकर्म करो और उसके बाद उसका मर्डर कर दो। मर्डर करने के बाद उसका पासपोर्ट, उसका सामान सारा लेकर के गायब हो जाओ। वो पासपोर्ट उन दिनों ऐसे बनते थे जिस पे अपनी फोटो ऊपर से चिपका दो तो आपका नया पासपोर्ट, नया नाम आ गया। फोटो वही है, अब जो पिछले वाले का नाम था वो आपका होगा, क्योंकि तब स्कैनिंग की ऑप्शन नहीं हुआ करती थी, तब फोटो चिपकती थी पासपोर्ट के ऊपर। सो रेप करके ना ये इंसानियत तो मार देता था, सामने वाले इंसान को भी मार देता था। इस तरह एक एक करके 6 औरतें बहुत तेज तेज कुछ ही दिनों के अंतराल में, पतेया, पतेया जो वहाँ बीच है, बहुत फेमस है थाईलैंड में, उसके पास 6 औरतों की लाशें मिली और बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में 6 औरतों की लाशें मिली। वो धीरे धीरे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सारी महिलाएं एक ही होटल से आया करती थी और उनके वैल्यूएबल्स, उनके पासपोर्ट, उनका गहना सोना सब मिसिंग था। आइडेंटिटी बदल के उसके बाद ये उनका पासपोर्ट लेके दूसरे देश में भागता था। तो चार्ल्स थाईलैंड में गिरफ्तार तो हो गया, उसको मौत की सजा भी सुनाई, लेकिन ये वहाँ की हाई सिक्योरिटी जेल से भी चुपचाप वहाँ से भाग गया और भाग के इसने नए देश को अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इनको शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन पकड़ नहीं पाया इस बिकिनी किलर को। अपराध के कारण जो उसको नाम मिल रहा था, नाम से सजा मिली नहीं मिली, लेकिन मजा बहुत मिला उसको। और चार्ल्स के साथ यही था, चार्ल्स ना लोगों को छोड़ नहीं रहा था, रेप करने के बाद छोड़ता नहीं था, मार देता था। तो चार्ल्स लोगों को छोड़ नहीं रहा था और पुलिस उसको कोई पकड़ नहीं पा रही थी। और पर्सनालिटी थी उसकी ऐसी कि हजारों महिलाएं उसके साथ आकर्षित हो जाती थी एक बार मिलने किसी एक लड़की से। इनफैक्ट कुछ महिलाएं तो जब वो जेल में होता था तो कोर्ट से परमिशन लेने पहुंच जाती थी कि मैं जेल में शादी कर लूंगी, उसके साथ जेल में रह लूंगी। 2017 में शोभराज की जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी नेपाल में, उसे ब्लड की जरूरत पड़ी थी। वहाँ पे 45 अलग अलग औरतें दुनिया भर से उसको खून देने के लिए आ गई थी वहाँ पे। ना इसकी किसी से लॉयल्टी, ना इसका किसी से कमिटमेंट, बस इसका चार्म इतना था। ये था चार्ल्स शोभराज।
एक वक्त बॉलीवुड सुपरस्टार थे इंडिया में राजेश खन्ना, उनकी गाड़ी जहाँ खड़ी हो जाए ना तो फीमेल फैंस अपने लिपस्टिक से लाल कर देती थी पूरी गाड़ी को। और शोभराज का भी जलवा ऐसा ही था कि राजेश खन्ना को भी जलन हो जाए। हाँ, होटल में हो, जेल में हो, हॉस्पिटल में हो, उसको हर जगह लड़की चाहती थी। इसकी स्टेपफादर की गर्लफ्रेंड तो के साथ तो रिलेशनशिप था ही था इसका, जो मैंने काउंसलर बताया उससे भी। फ्रांस में जब ये रहता था तो वहाँ पे एक कैदी था, उसकी वाइफ के साथ अफेयर हो गया। थाईलैंड में जब ये जेल ले जाया गया तो वहाँ की जेलर को उसके प्यार हो गया। नेपाल में जो लॉयर इसके लिए केस लड़ा करती थी उसको उससे प्यार हो गया। नेपाल में एक वो इंटरप्रेटर हुआ करती थी, उससे प्यार हो गया। सो इसको अपने क्राइम के करियर में और सेलिब्रिटी बनने में इसका चार्म और इसके गुड लुक्स का फायदा होता था। इसके ऊपर आज तक 8 किताबें लिखी गई हैं, 4 बायोग्राफीज बनाई गई हैं, 3 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एक बॉलीवुड की फिल्म भी है मैं और चार्ल्स, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज भी है द सर्पेंट। अब मैं आपको समझाता हूं, ये आगे बढ़ते बढ़ते ब्रूटल मर्डर पे पहुंचा। चौथा अध्याय, चैप्टर का नाम है अ ब्रूटल मर्डरर। किसी को ना मारना एक बात होती है, लेकिन किसी को ऐसे मारना कि देखने वाले की आत्मा कांप जाए अंदर तक, वो और बात होती है। ऐसा बन चुका था चार्ल्स शोभराज, इतनी सैडिस्ट मेंटालिटी, मजा आता था उसको। शोभराज अपने विक्टिम को मारने के बाद ना शरीर की ऐसी दुर्दशा करता था जो कि कोई जानवर भी ना करे, जानवर खुद डर जाए कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या। 1975 का जो काठमांडू का मर्डर केस था, जहां इसको अरेस्ट करके बाद में अरेस्ट किया गया था, जो काठमांडू की कहानी है ना, वहां शोभराज जिस होटल में रुका था वहां एक कैनेडियन टूरिस्ट था बाजू वाले कमरे में। इसका इधर कमरा, उसके जस्ट साथ वाला कमरा, वहां कैनेडियन टूरिस्ट था। जब भी वो नाश्ते और खाने के लिए निकलते, कुछ होता, वो दरवाजे से निकलते, इसको आवाज, दरवाजा खुला तो ये भी बाहर आ जाता था, मौका ढूंढता था दोस्ती करने का। और इतना एक्सपर्ट दोस्ती करने में, उसकी गर्लफ्रेंड से भी दोस्ती कर ली, उस टूरिस्ट से भी दोस्ती कर ली। अब चार्ल्स ने इनको अपना नया टारगेट बना दिया। पहले दोस्ती की, फिर गर्लफ्रेंड से बातचीत बढ़ाई, और वो दूसरे दिन में ही उसके प्यार में फंस चुकी थी पूरी तरीके से। अब प्यार इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि गर्लफ्रेंड जिस बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है उसको ये कन्विंस कर लिया कि यू डिजर्व मच बेटर इन योर लाइफ, ही इज़ नॉट द गाय फॉर यू। और लड़की को भी लगा हाँ यार मैं डिजर्व तो करती हूँ। बोला ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का लगता नहीं है। लड़की को भी लगा हाँ मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। चार्ल्स बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे को देखते ही इतना प्यार हो गया मुझसे, तुम मेरे साथ चलो। और चार्ल्स ने उसे कन्विंस कर लिया कि अपना कैश और पासपोर्ट निकाल ले, मैं अपना कैश और पासपोर्ट निकालता हूँ, घाटी में पहाड़ी के पीछे वहाँ मिलेंगे हम लोग, वहाँ से निकल लेंगे। ये गर्लफ्रेंड जब जाने लगी कैश पासपोर्ट लेकर के तो उसके बॉयफ्रेंड ने देख लिया जा रही है ये। बैग पैक करके निकली थी ना, सामान था, कपड़े ले रही थी, बेसिक कपड़े तो लेके जाएगी, कुछ तो लेके जाएगी। समझ में आ गया इसको बॉयफ्रेंड को ये जा रही है। पूछा क्या हुआ, वो बता ही नहीं। ज़्यादा फोर्स लगाया, उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों जा रही है, क्यों जा रही, क्यों जा रही है, तो बोल दिया मैं चार्ल्स के साथ भाग रही हूँ। बॉयफ्रेंड ने उसको मारा थप्पड़ बहुत जोर से, उसको बिस्तरे पे वहाँ लटाया, दरवाजा किया लॉक और खुद चला गया घाटी में पहाड़ी के पीछे। और वहाँ जहाँ चार्ल्स वेट कर रहा था कि लड़की आने वाली, लड़की आने वाली है, आ गया उसका बॉयफ्रेंड। और आते ही इन दोनों का झगड़ा हुआ, बहस हुई। चार्ल्स ने क्या किया, अपनी जुराब खोली, नीचे से फोल्ड किया हुआ अंदर से जो है ना, जो नेपाली चाकू होता है खुखरी, वो निकाला और उसके पेट में डाल दिया अंदर। उसके पूरे मुंह को काट दिया, छील दिया। उसके बाद उस पर पत्थर फेंक फेंक के उसका सर फाड़ दिया। हाथ भी उसके जला दिए, लाश ठिकाने लगा दी उसकी, इस तरह से लगा दी किसी को लाश ही नहीं मिली उसकी। और फिर वहाँ से निकला, हाथ मुंह धो करके वापस कमरे में चला गया और गर्लफ्रेंड को बोला पता नहीं शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया कहीं, मैं तुम्हारा वेट कर करके थक गया था, चलो कुछ खाना खा के आते हैं। उसे खाने पे ले गया, होटल में ले जा करके खाने में जब लेके गया, खाने के बाद वापस ले करके आया, उसको फिर से नशा कराया और नशा करा के जब वो सो गई उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर पे रुका नहीं, मर्डर करने के बाद लड़की की लाश को आग लगा दी ताकि किसी को समझ ही ना आए। और जलाने के बाद में उसके फिर होटल में गया, वहाँ से सारी कैश, सारा ज्वेलरी, पासपोर्ट, कैमरा उठा करके फिर थाईलैंड भाग गया। लोकल लोगों ने लड़की के जब शव के बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस इतनी हैरान कि भाई पहचान ही नहीं पाए। छानबीन में लड़की की अंगूठी के कारण पता चला, 15 दिन के बाद पुलिस को लड़के की लाश मिली और उसकी पहचान इसलिए हुई क्योंकि उसकी 6 फुट 6 इंच की हाइट थी, वरना समझ ही नहीं आ रहा था, नामो निशान नहीं छोड़ता था मारने के बाद। मतलब किसी की अंगूठी, इतना रिसर्च करने के बाद उसकी हाइट, बाद में सारी कड़ियां जुड़ी और तब तक चार्ल्स शोभराज भाग चुका था। अब नेपाल की पुलिस इसको ढूंढ रही थी और नेपाल की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, ये वहां से गायब हो चुका था, नेपाल से निकल गया। कई साल के बाद 2003 में इसको लगा यार केस तो आया गया, 1970s के बाद किसको याद है। ये भाई साहब 2003 में जाकर के नेपाल पहुंचे और 2003 में नेपाल में जाकर के अपना कसिनो में खेल रहे थे और पूरा अपना हीरो बन के घूम रहे थे, किसी की परवाह नहीं इनको। ये क्या कौन किसको मालूम है, 30 साल पहले मैंने मारा किसी को याद नहीं। एक पत्रकार ने पकड़ लिया इसको,
क्योंकि वो पत्रकार क्राइम के ऊपर पत्रकारिता करता था, तो दुनिया भर में इसके क्राइम को स्टडी कर रहा था वो, और वो इसको यहाँ पहचान गया। उसने पुलिस को बताया, आते ही पुलिस ने इसको पूरी टीम के साथ आके गिरबान से पकड़ के लपेट लिया। 2003 से लेकर के अभी कुछ साल पहले तक, कुछ ही समय पहले तक ये नेपाल की जेल में बाकी की बची बुढ़ापे की जिंदगी सारी इसने वहीं बिताई थी। ये चार्ल्स बंदा पता है कैसा था? चाइना जानते हो आप? चाइना का स्टाइल है इसका। ऐसा लगता है कि चार्ल्स और चाइना दोनों की चालें एक जैसी हैं। जैसे शोभराज जो है ना, क्या करेगा, लड़की को सुनहरा सपना दिखाएगा, उस पर थोड़ा खर्चा करेगा, और उसके बाद उसको पूरा लूट के इज्जत बर्बाद करके उसको नंगा करके छोड़ेगा। यही नंगा चाइना भी करता है। बस फर्क यह है कि यह ऐसा बिजनेसमैन है जो देश के साथ देश का नंगापन करा देगा। आज कठोर बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये शब्द मेरा भी मन नहीं है, लेकिन जब चाइना का नाम आता है तो ऐसी खुंदक आती है। हाँ, पाकिस्तान के साथ क्या किया इन्होंने? बर्बाद किया। अपॉर्चुनिस्टिक है, सामने वाले की जरूरत को पहचानेगा। उसे बोला मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के देता हूं, 23 लाख नौकरियां लगेंगी, इकोनॉमिक टर्न अराउंड होगा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेन रिजर्व आपके पास आने लग जाएगा। और हुआ क्या? आज चाइना पाकिस्तान पे अनऑफिशियली रूल कर रहा है। 30% फॉरेन डेट चाइना का, पाकिस्तान का चाइना के पास है, और हर रोज उसको धमकी देता है, हर रोज धमकी देता है। बुरा हाल कर दिया, भिखारी बना दिया है पाकिस्तान को। पर पहले क्या करेगा? पहले भरोसे से बनाए रिश्ते, बाद में पाकिस्तान से भरवाई किस्तें, और पाकिस्तान अब किस्तें भरने लायक भी नहीं रह गया। तो पहले प्यार दिखाता है, यही चार्ल्स करता था, और बाद में पूरा लूटता था। मेरा वीडियो भी देख लेना, पाकिस्तान ने मेरी पूरी केस स्टडी दी थी। शोभराज से वापस चलते हैं। काठमांडू तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब बैंकॉक की कहानी बियॉन्ड इमेजिनेशन। हॉरर फिल्मों में भी आपने हॉन्टेड हाउसेस के बारे में देखा, उससे ज्यादा हॉन्टेड इसका हाउस था। वहां पे एक जगह थी जहां पे इसका अपना घर था, और उस घर में उसका नाम था कनित हाउस। अब कैनिट हाउस इसके अंदर, यहां ये रहा करता था, और यहां से टूरिस्ट को पकड़ के अंदर लाता था। और लोगों में इतना डर था इस बिल्डिंग को लेकर के, बाद में जब ये सारे कारनामे इसके खुले, कि इस बिल्डिंग में कोई रहना नहीं चाहता था, मकान खरीदना नहीं चाहता था, किराए पे आना नहीं चाहता था। बिल्डिंग को पूरा तोड़ के दोबारा बनाया गया, बस अपने विदेशियों को आराम का लालच देगा। कैसे चाइना की तरह काम करता है, ये ढूंढता है सामने वाले की कोई मुसीबत, और मुसीबत में उसे मदद करेगा, उसके साथ अपनापन कर लेगा, और अपनापन करने के बाद रात को नशा देगा और रेप करेगा, मर्डर करेगा, भाग जाएगा। अच्छा, कई उसको ऐसे भी लोग मिलते थे जो किसी मुसीबत में नहीं है, जो खुश हैं, उनको पहले मुसीबत में डालेगा, उनको मुसीबत में डालेगा, फिर उनका मसीहा बन जाएगा, जैसे चाइना करता है। श्रीलंका में कोई मुसीबत नहीं थी, पहले मुसीबत में डाला, मुसीबत में फंस गया, फिर मसीहा बना, फिर और जरा फंसा दिया, फिर पूरा श्रीलंका ही लूट लिया। तो शोभराज ऐसे ही करते करते कनेट हाउस में एक डच कपल को ले आया, जो उसका घर था वहां बैंकॉक में, और खाने में ऐसा मिला, फूड पॉइजनिंग देके उनका पहले पेट खराब कर दिया। अब पेट खराब हो गया, बार बार पॉटी जाए, बार बार पॉटी जाए, दरवाजा खोले फिर बाथरूम जाए, इतना पेट में डायरिया दोनों को हो गया। अब दोनों का पेट भयंकर खराब, तो उन्होंने बोल दिया अब आप आराम करो, यहीं रहो। डॉक्टर से फ़ोन करवाया, डॉक्टर से दवाई लिखवाई, डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने। इनको लगा बड़ा अच्छा आदमी है, यहीं रेस्ट कर लेते हैं, अब जाने की हालत नहीं है हमारी, और वहाँ दोनों को सुला दिया। उसके बाद में उसको ऐसा नशा दिया कि उसके बाद उनसे उठा नहीं गया, और जब तक उनकी नींद खुली तब तक वो दोनों कपल कुर्सी पे बैठे हुए थे, रस्सी से लिपटे हुए थे, पूरा रस्सी बांध के टाइट कर रखा था, मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। अब उनको पेट दर्द होए, टॉयलेट जाए, जाने ना दे, भूख ना दे, कुछ खाने ना दे, कुछ पीने ना दे, बुरा हाल कर दिया उनका। और इतना बुरा हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया, और उनके मारने से पहले उनके हाथ जला दिए ताकि फिंगरप्रिंट्स भी ना आए, उनके चेहरा पूरा जला दिया ताकि उनका कोई चेहरा ना पहचान पाए। ऐसा हाल कर दिया, और आसानी से इस तरह से नहीं मारा, अपने उनकी बॉडी के आसपास बांधने के बाद खूब सारी ब्रेड और खाना और मीठा और सब कुछ रख दिया, उनकी पूरी बॉडी पे चिपका दिया, ताकि सारे कीड़े आ जाएं, चूहे आ जाएं उस खाने की खुशबू से, जितने तरह के कीड़े, कॉकरोच, चूहे सब आ जाएं, और इनकी बॉडी को इस तरह खा जाएं, इतना खा जाए इनकी बॉडी को, चूहे, छोटे छोटे कीड़े इतना खा जाएं कि कोई पहचान ना पाए। 7 दिन के बाद उस घर से बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने थाई पुलिस को इन्फॉर्म किया, और लाशें इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी, कोई नहीं पहचान पाया। भला उस ड्रेस का जो लड़की ने पहनी थी, उसका टैग अभी तक लगा रह गया था पीठ के अंदर, पीठ के अंदर का टैग इसको पता नहीं चला था। 45 दिन लग गया पुलिस को समझने में कि था कौन। बाद में इसका इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया था। लोग गेस्ट को रेस्ट कराते हैं, ये गेस्ट को रेस्ट नहीं कराता, रेस्ट इन पीस करा देता है। और अच्छा, जो लड़की उस पर मरे उसको तो मार देता था, और जो लड़की उस पर नहीं मरती हो उसको डेफिनेटली मार देता था। क्योंकि इसके घर में ना पड़ोस में एक पुलिस वाली रहती थी, और वो पुलिस वाली देखती थी इसी घर में लोग जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, जाते हैं अंदर एंट्री होती लेकिन वापस नहीं आते। उसको बड़ा शक पड़ गया, क्या चक्कर क्या है इस घर के अंदर। हाँ, तो वो इसको ऑब्जर्व करने लगी, इसका पीछा करने लगी। चार्ल्स को समझ में आ गया एक दिन, यार ये हल्का सा ऐसी आंख पीछे घुमा के देखा चार्ल्स ने, ये पीछा कर रही है मेरे।
एक दिन चार्ल्स घर से निकलते वक्त जल्दीबाजी में दरवाज़ा खुला ही छोड़ गया, बंद नहीं कर पाया। वो उसके ध्यान में नहीं रहा, निकला। इस पुलिस वाली जो पड़ोस में रहती थी, इसने देख लिया, ये निकल गया, अब पकड़ते हैं इसको, अब देखते हैं, घर में घुसते हैं इसके। तो पुलिस वाली और उसकी फ्रेंड, ये दो रहती थी पड़ोस में इनके, वो दोनों की दोनों उसके घर में चली गई। और जैसे ही घर में गई, अंदर गई, तो अब देखने लगी अंदर क्या क्या है, क्या क्या है, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें। इतने में आवाज़ आई, धाड़। ये पीछे मुड़ के देखा, दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा किसने बंद किया? चार्ल्स शोभराज ने। बोला ये मेरी चाल थी, देख रहा था मैं तुमको। तुझे क्या लगा दरवाज़ा में गलती से खुला छोड़ गया था? मैं चाहता था वो अंदर आ जाए बस। इतना स्मार्ट आदमी, इतना स्मार्ट आदमी कि इसको आगे के 3, 4, 5 स्टेप पता होते हैं पहले से ही। मैं ऐसा करूँगा तो 5 स्टेप में क्या क्या होने वाला है। चाणक्य पंडित ने भी ऐसे ही बुद्धि थी उनके पास। समुद्र शास्त्र जानते थे चाणक्य पंडित, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे। बस फर्क ये था, वो एथिकल थे और ये क्रिमिनल था। हाँ, उन्होंने देश के लिए किया, इन्होंने देश के और पूरी जनता, आम आदमी, इंसान के खिलाफ किया। वो चार्ल्स ने कहा कि तुमने आके बहुत बढ़िया गलती कर दी। हाँ, बड़ी नहीं, बढ़िया गलती करी। लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं, जाते भी मेरी मर्जी से हैं, तुम अपनी मर्जी से आई हो। तुरंत कपड़े उतार दिए दोनों लड़कियों के। हाँ, उनको मारा पीटा, उनके साथ रेप किया और जिंदा जला के मार दिया। उसके बाद जो बाजू वाला इनका घर था पुलिस वाली का, वहाँ से वैल्यूएबल कैश, कैमरा, गोल्ड, सारे पुलिस के डॉक्यूमेंट लेके वहाँ से भाग गया। शिकारी को खबर भी नहीं होती थी और चार्ल्स उसकी कब्र खोद देता था। खबर और कब्र, मैं भी कंटेंट बना देता हूँ ऑन द गो। हाँ, 5वां अध्याय, अ सरपेंट। सरपेंट क्यों बोलते हैं? एक तरफ जो अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का एक डायलॉग आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। सैकड़ों बार सुन लिया, बोल भी दिया। शोभराज रियल लाइफ के डॉन थे। इन्हें पकड़ना, ठीक है अभी भी जिंदा है, इन्हें पकड़ना तो शायद मुमकिन था, लेकिन जेल में रख पाना नामुमकिन था। ये अलग टाइप के डॉन थे। अमिताभ बच्चन को पकड़ नहीं पाता, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ये कह रहे 11 मुल्कों की पुलिस मुझे पकड़ चुकी है, लेकिन पकड़ने के बाद अपने पास रख नहीं पाई। 25 साल की उम्र में 25 फेक पासपोर्ट। चार्ल्स को खुद भी नहीं पता होता था अगले महीने या अगले साल कौन सी जेल में होगा और कौन सी देश में सजा काट रहा होगा। सरपेंट इसलिए बोलते थे इसको, सरपेंट, या अध्याय का नाम है इसलिए, क्योंकि ये स्मूथ था, स्लिपरी था, कहीं से भी किसी भी जेल से गायब हो जाता था। तिहाड़ जेल का जो एस्केप था ना, बड़ा जबरदस्त था। जब इसको 1976 में तिहाड़ में रहता था, ये फ्रांस की पुलिस को हैंडओवर करने से पहले इनको दिल्ली की पुलिस ने तिहाड़ जेल में डाल दिया था। 1996 तक जेल नंबर 3 में था, तिहाड़ में। इमेजिन करो कितनी जबरदस्त जेल है तिहाड़ जेल। सारे कैदियों से इतनी दोस्ती, इतना चाम कि वहां पे रिपोर्टर्स भी आती थी ना, रिपोर्टर्स आती थी तो बड़ा सेंट वेंट लगा के जाते थे रिपोर्टर से मिलने, बड़ा तैयार होकर के, हीरो बन के, स्मार्ट बन के। अलग अलग प्रकार के जूते कपड़े उन दिनों रखे जाते थे जेल में। अब तो क्या 3-3 जोड़ी अलाउड है। ओए होए, इतना चाम इसका, इसकी चाल ही अलग होती थी इसकी। हाँ, ऐसा महक रहा होता था। और वहाँ जो सबसे बड़ा जनरल था पुलिस का, उसके कमरे में रिपोर्टर आके मिलती थी और थोड़ी देर में रिपोर्टर भी इसकी खुशबू है बिल्कुल उसकी फैन बन जाती थी। ऐसा कहा जाता है चार्ल्स शोभराज के बारे में, तो जेल का सबसे बड़ा जेलर होता था ना, जब ये उसके कमरे में जाता था तो वो अपनी कुर्सी इसको छोड़ के दे देता था, वहां जाकर के बैठ के बात करता था। इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया इसने। वहां पे डेविड रिचर्ड नाम का एक इसका बेस्ट फ्रेंड बना, जो बहुत बड़े क्राइम की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। उसके साथ जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा था ये। इसने वहां एक कमिटी तैयार करी चार्ल्स ने। कैसे भागा सुनो आप। एक कमिटी तैयार करी कि जहां फेस्टिवल सेलिब्रेशन होगा, खाना खिलाना होगा, तो वो सारी जिम्मेदारी अपने पास रखी। कई बार लोगों को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलवाए और उन दोनों ये अलाउड भी होता था, शेयर करना, सेलिब्रेट करना, परमिशन मिलती थी उन दोनों। तो शोभराज ने एक दिन बोला कि मेरा जन्मदिन आ गया मार्च में, जन्मदिन एक्चुअली अप्रैल में था इसका। और अब इसकी ना सब मानते थे, सब सुनते थे, सब मतलब सबसे ज़्यादा फेमस आदमी था वहां पे ये। इसने क्या किया, डेविड को बोला कि लारपोस होती है जिससे नींद आ जाए। कभी कभी डॉक्टर बहुत छोटी मात्रा में देते थे उसको, ताकि एक अच्छी नींद में आदमी सो सके। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इंसोम्निया की दिक्कत है, वो लारपोस दवाई लेते हैं। इसने ना मतलब कई किलो लारपोस मंगाई कनॉट प्लेस से और मंगा करके अपने बोरों में अंदर अरेंज करा के ले आए। और उसके बाद बहुत बढ़िया जेल में लड्डू बनवाए और लड्डू के अंदर लारपोस के सारे बोरे उलट दिए और लड्डू बना के। अब क्या है, लारपोस खाते ही तुरंत नींद नहीं आती है, आप हल्का 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 धीमे धीमे नींद आती है। बड़ा इसका ये मोडस ऑपरेंडी था, शुरू से ऐसे करता था। और इतनी हैवी डोज डाल दी, अब सबको एक एक लड्डू दिए और साथ में 50-50 रुपए सबको दिए, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे। और सब पैसों का जुगाड़ कर लेता था वहाँ पे एक एक करके। और खास तौर से बाहर तक सिक्योरिटी गार्ड तक बोला कि तू क्यों ना सेलिब्रेट करे हमारे साथ। अच्छा, 50 रुपए के साथ लड्डू मिले तो 50 रुपए पे ध्यान रहता, लड्डू आदमी खा लेता है।
और ध्यान 50 रुपए पे, 50 रुपए मिले, उस समय 50 रुपए बहुत होते थे, और 50 रुपए रखते रखते लड्डू खा रहा है, अब सोच रहा है 50 रुपए से क्या खर्चा करूंगा, इतने में लड्डू अंदर है, लड्डू अंदर, वो सोच 50 रुपए के बारे में इतना था, लड्डू अंदर चला गया। सारे गेट कीपर पूरे के पूरे सब सो गए थोड़ी देर में, धीरे धीरे आराम आराम से सबके सब सो रहे हैं। किसी को ये चिंता नहीं कि ये क्यों सो रहा है, वो क्यों सो रहा है, क्योंकि वो भी सो रहा है, तो उसको ये नहीं पता चल रहा है ये क्यों सो रहा है। सारा रूट इसको मालूम था क्या करना है, पूरी रैकी इसने कर रखी थी, मालूम था कि चाबी कौन से जेलर की, कौन से गेट कीपर की चाबी कौन कौन से सीक्वेंस में कहां कहां किस किस की जेब में पड़ी हुई है, किस किस की अलमारी में पड़ी है। अगले 10 मिनट में पूरे सीक्वेंस के साथ एक के बाद एक गेट खोल खोल के बाहर डेविड और चार्ल्स दोनों निकल गए, और वहां से बंदूक उठाई, खूब फोटो वोटो आपस में खींची और गायब हो गए वहां से। तिहाड़ का मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया आराम से किस तरह से निकला, ये किसी जेल में नहीं बचा। मुंबई में एक बार इसको, मुंबई की जेल, वो बहुत भयंकर जेल थी, वहां इसने बोला कि मेरे को अपेंडिक्स का दर्द है बहुत दिनों से है, अब वो बहुत बढ़ गया है, ऑपरेशन कराने के लिए इसको बेचारे को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर इसका टेस्ट कर रहा था, और वहाँ से बाथरूम घुसा और वहाँ से खिड़की खोली और दूसरी मंजिल से कूद के पाइपों को पकड़ के वहाँ से गायब हो गया। अफगानिस्तान में भी रहा कुछ दिन 1972 में, वहाँ भी उसे पकड़ा गया, वहाँ भी गार्ड्स को नशीली गोली खिलाई, गायब हो गया, दीवार को फांद के कूद गया। ग्रीस के अंदर सबसे सिक्योर जेल थी एजिना टापू की जेल, 1975 में, वहां से भी गायब हो गया ये। 1976 में 10 साल की इसको जेल दी गई थी गोवा में, उधर से गायब हो गया। 1976 में इंटरपोल ने इसका इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट दिया। अफगानिस्तान में 12 साल गायब वहां से। हर तरह की जेल से भागते भागते बाद में 2003 में नेपाल की जेल में इसको लाइफ सेंटेंस मिला, वहां इसने 95% जिंदगी अपनी बिताई। 1 साल पहले इसको छोड़ दिया गया क्योंकि इसकी एज से बूढ़ा हो चुका था। आदमी ऐसा है ये, पुलिस की मर्जी से जेल में आएगा लेकिन अपनी मर्जी से निकल जाएगा। जो उसकी हद थी, उसकी जिद थी, कोई दीवार का कद उसकी हद के आगे बड़ा नहीं रह पाया। मेरा आखिरी अध्याय, कॉन मैन, इतना जीनियस आदमी, इतना तेज। चार्ल्स का अगर बस चल जाए ना, उसका बस चल जाए तो सूरज जो हमें धूप दे रहा है उसको धूप वापस बेच दे सूरज को। चार्ल्स दिल के मामले में तो बहुत तेज था, डील के मामले में बहुत तेज था, ऐसी ऐसी डीलिंग करता था, दोनों जीत लेता था, मार्केटिंग का गुरु। ऐसी कि जान भी बेच दे और पूरा का पूरा जहान भी बेच दे, दोनों का सौदा कर सकता है। जेम्स डीलर बन के 70 के दशक में हांगकांग पहुंचा और खुद को जेम्स का डीलर बताया करता था। सैकड़ों लोगों को चमत्कारी जेम्सटोन देता था, कि जैसे कई बारी बाबा लोग भी देते हैं चमत्कारी जेम्सटोन, इसकी चमत्कारी जेम्सटोन ऐसी कि स्टूडेंट का एग्जाम और करियर बन जाए, कपल्स का लव और टुगेदरनेस बढ़ जाए, और जॉब करता हो तो तेरी सैलरी हाइक और प्रमोशन तुरंत हो जाएगी, और बिजनेस करता तो तेरी वेल्थ ग्रोथ सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। छोटी मोटी डील करता था पर खुश नहीं था, बड़ा हाथ मारना था। तो हाई प्रोफाइल ज्वेलर से दोस्ती बढ़ाई अपने चार्म का इस्तेमाल करके। एक हाई प्रोफाइल ज्वेलर, उसकी फ्रेंच वाइफ, क्योंकि इसको फ्रेंच भाषा आती थी, पिता इसके फ्रेंच थे ना, फ्रेंच वाइफ को अपनी जाल में फंसाया और उसके साथ इतना प्रेम हो गया, उस लड़की को इतना प्रेम हो गया, उसने बताया मैं इंडिया से हूँ और मैं जेम्स का बिजनेस करता हूँ और कोहिनूर का देश है हमारा, भारत तो सोने की चिड़िया था, असली चीज़ें तो भारत नहीं मिलती। उसको समझा के फंसा दिया और लेडी का भरोसा पूरा जीत लिया। बोला अपने पति को मैं इंडिया से महंगे जेम्स आधे दाम में दूंगा, और ये समझाया कि जीरे के दाम में हीरे कैसे लेने हैं। ये चार्ल्स जानता है कि करना क्या। अपने पैसों के लालच में आकर के लड़की ने अपने हस्बैंड से प्रपोजल एक्सेप्ट करवा लिया, और इसने क्या किया, 50 लाख रुपए की डील उस समय करी। 50% पैसा लिया, 50 लाख रुपए, और डिलीवरी लेकर के वहां से चला गया कि अब डिलीवरी भेजूंगा, और डिलीवरी भी भेजी। आप सोचोगे 50 लाख लेके गायब, डिलीवरी भेजी, नकली आइटम की डिलीवरी भेजी, उसका बाकी का रिमेनिंग 50 लाख फिर उठा लिया। बाद में खोल के देखा कि सब कुछ नकली था। इसने डॉक्यूमेंट जो दिए थे वो भी नकली थे, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल दिखाए थे वो भी नकली थे, जो ज्वेलरी भेजी वो भी नकली थी। चार्ल्स शोभराज का नाम चार्ल्स शोभराज नहीं है, बड़ा भयंकर चालबाज शोभराज, चाइना की तरह चालबाज। हाँ, भयंकर सिमिलैरिटी। आपको बेनिफिट दिखाएगा। मैंने आपको बताया ना श्रीलंका में क्या किया इन्होंने। श्रीलंका को लो इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा दे करके वहां पे एयरपोर्ट बनाने का वादा किया। आज क्या किया, दुनिया का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, सुनसान। घोस्ट सिटी बना दी कोलंबो पोर्ट सिटी को। हाँ, इतना कर्जे में डूब चुका श्रीलंका, इतना कर्जे में, बड़ी स्टाइल से घुसता है। चाइना भी ऐसा ही, बिल्कुल अपने चार्म के साथ जाएगा, ऐसी दोस्ती दिखाएगा, लोगों को लगेगा यार इसके बारे में, चाइना के बारे में लोग ऐसे गलत बोलते हैं, तो बहुत अच्छा आदमी बेचारा। और चार्ल्स शोभराज के साथ भी हो रहा था। हर बार जब वो जेल में जाता था तो जेलर प्यार में आ जाए उसके। ये तो ऐसा आदमी है, लंदन में इसने बना बनाया ब्रिज उसको बेच दिया। अपने आप को वहां लोगों को बताया मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूं गवर्नमेंट का लंदन के अंदर। और लंदन में क्या बोला, द लंदन ब्रिज, 1973 का, क्या अमेजिंग ब्रिज, द लंदन ब्रिज, 1973 में खोला था। 1975 में वहाँ लोगों को बोलता है कि ये ब्रिज गलत बन गया है, इसको दोबारा बनाया जाएगा और इसको तोड़ा जा रहा है। तो उसमें जो स्क्रैप आयरन डीलर थे
उन सारे इकट्ठा कर लिया उनको, उनकी मीटिंग बुलाई और उनको बोला कि कंस्ट्रक्शन गलत हुआ है, गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्ट करेगी, सारे स्क्रैप मटेरियल को बेचा जाएगा, टेंडरिंग होगी इसकी, सबको बता दिया कि भाई टेंडरिंग होगी तो जिसको मिल जाए मिल जाए। अब 37 डीलर इसने अट्रैक्ट कर लिए, 37 डीलर्स के टेंडरिंग करनी है और खुद को गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिशियल बताया, अपनी फोटोग्राफ बनवाना, ये सब करना। उस टाइम पे बहुत तेज था ये, लोग इससे इंप्रेस हो जाते थे। तो बोले कि यार आप ही गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपके हाथ, बोले है तो मेरे हाथ में, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ऐसे। तो वो इसको थोड़ा इतना इससे प्रभावित होते थे कि बोलते थे कुछ ले दे के करा दो, तो ले दे के नहीं कर पाएंगे, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इतना स्केर्सिटी क्रिएट करता था कि सामने वाला मोटी रिश्वत देने को तैयार हो जाता था, मांगता नहीं था, वो खुद ही रिश्वत देता था इसको। 37 डीलर से 37 अलग अलग मीटिंग करके हर एक से मोटी रिश्वत ले ली, हर कोई घूस देने को तैयार हो गया, किसी को समझ नहीं आया हो क्या रहा है। 37 लोगों से अलग अलग इंडिविजुअल बिना मांगे इसके चाम में आकर के वो खुद ही कहते थे ले लो रिश्वत, ले लो प्लीज, ये हमको दिला लो टेंडर। बोला ठीक है, अब मुझे इससे जरूरत थी, इसीलिए मजबूरी में पैसा ले रहा हूं। और पैसा लेके जिस दिन टेंडर का दिन आया, बिडिंग का रिजल्ट आना था, वहां 37 लोग थे, बस चार्ल्स नहीं था। 37 लोग थे, नेपाल भाग गया वहां से। फ्रॉड की जानकारी जब डीलर्स के दी सरकार को, तो यूके ने उसको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया। रावण के 10 सिर की तरह शोभराज के भी बहुत सारे चेहरे थे। ये एंटीक आइटम हो उसकी डीलिंग करेगा, खाते होते लेपर्ड, लायन, डियर, क्रोकोडाइल की कोई एनिमल स्किन हो उसमें भी डील करेगा। एक्सपेंसिव डिजाइनर वॉचेज हो, डायमंड हो, लिकर हो, या कोई एग्स है किसी रेयर स्पीशी के, फेक करेंसी है, नारकोटिक्स है, हर काम में चार्ल्स ने सिर्फ बुरे काम किए, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन इन्हीं बुरी कामों की वजह से एक चीज अच्छी हो गई कि ये जो हरकतें करता था ना, ये लेपर्ड की स्किन, लायन की स्किन, डियर की स्किन, क्रोकोडाइल की स्किन, एक्सोटिक एनिमल्स को चोरी करा देना, नारकोटिक्स, ड्रग्स, ये सब ये सरकार के ये नियम में था ही नहीं, ये नियमों से आगे निकल गया और इसके कारण गवर्नमेंट ने नियम बनाने शुरू करे, कानून बनाने शुरू करे। इसकी चोरी के स्टाइल को देख करके देशों ने नए कानून बनाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया इंडिया में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट नेपाल में 1973 में आया। ये हरकत करता तो समझ में आता। और चाइना भी ऐसा ही है भाई। मुझे चाइना की याद पता क्यों आती है आपको? चाइना भयंकर चालबाज है, बिल्कुल इसी स्टाइल में करता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है। चार्ल्स बेचारा वन मैन आर्मी है, चाइना पूरा ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो है ना लूट करता है। क्या किया उसने? अफ्रीका के अंदर ना, अफ्रीकन कंट्रीज पे पैसे की कमी, वहां जाकर के उनको बोला आपका जो पार्लियामेंट है इसको अच्छा बनाना है, हम आपको गिफ्ट करते हैं, ये हमारा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। $200 मिलियन का अफ्रीकन यूनियन के लिए पूरी पार्लियामेंट की एक एग्जॉटिक, अमेजिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग तैयार करके दी 2012 में। बाकी देशों ने भी चाइना की बधाई दी, यार कितना बढ़िया काम किया। अफ्रीकन कंट्रीज है तो हो कमाल है, अरे चाइना 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 चाइना। ऐसे ही चार्ल्स शोभराज है, इतना प्यार देता है ना, शुरू में इतना प्यार देता है, लोग कहते हैं अरे चार्ल्स चार्ल्स चार्ल्स, चार्ल्स थी, चार्ल्स नहीं। 5 साल के बाद क्या हुआ जानते हैं? 5 साल के बाद अफ्रीकन यूनियन के कुछ IT इंजीनियर थे, कुछ रिपेयर करने में लगे हुए थे, कुछ एक्चुअली टेक्निकल फॉल्ट था, और वो रिपेयर में रात के बिल्डिंग में उन्होंने देखा कि सर्वर के कुछ जो कनेक्शंस हैं वो शांघाई बेस्ड सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अननोन ईमेल यहां से जा रही हैं, फाइल यहां से ट्रांसफर हो रही हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला पूरी की पूरी बिल्डिंग माइक्रोफोन से बग थी। 5 साल से लाइव डेटा ट्रांसफर हो रहा था चाइना में, हर एक चीज। अफ्रीकन यूनियन के उस पार्लियामेंट के अंदर इंडिविजुअल मीटिंग हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ग्रुप में मीटिंग हो रही है, पूरी पार्लियामेंट बैठी है, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा था। जैसे शोभराज अपने झूठे प्रॉमिस करके लोगों को ठगता था, वैसे ही चाइना ने किया। आज इतना कर्ज में डूबा पड़ा चाइना के इस समय। लेसन क्या है? लेसन यह है कि शोभराज इसलिए नहीं जीतता था क्योंकि वो शातिर था, इसलिए काम में सफल होता था क्योंकि सामने वाले की कमजोरी को पहचान लेता था, और वही चाइना करता है। आसान रास्ता मन को भाता है, पर सही रास्ता थोड़ा मुश्किल से आता है। अखबारों में नाम छपना ये मायने नहीं रखता है, छपने की वजह क्या है, किस वजह से आपका नाम छप रहा है। शोभराज का नाम कैसे छपा और आपको कैसे नाम छापना है अपना। शोभराज में और चाणक्य पंडित में एक चीज तो कॉमन थी, इंटेलिजेंट जीनियस थे। लोग क्या करेंगे, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगले 3 स्टेप को ये प्रेडिक्ट कर लेते थे। बस फर्क ये है कि वो एथिकल थे, ये क्रिमिनल है। कारनामे करने हैं ना, देखो क्या करो, मैं आपको बताऊं, वैसे काम करो, कारनामे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कारनामे करने हैं तो ऐसा करो कि घर, मोहल्ला, समाज में देश का नाम हो, बदनाम ना हो। नाम कमाओ, बदनाम नहीं हो। और वो नाम कमाना आपको अपने बिजनेस से कमाना है। US सुपर पावर बना बिजनेस के कारण, चाइना सुपर पावर बना बिजनेस के कारण, UK, जर्मनी, जापान सुपर पावर बने बिजनेस के कारण। तब तक आपका बिजनेस खड़ा नहीं होगा, क्या करोगे आप? एथिकल बिजनेस चाहिए हमारे को। और मैं एथिकल बिजनेस के लिए मैं बहुत इसका वोकल एक सपोर्टर हूं। मैंने अपना प्रोग्राम भी बदल दिया इसके चक्कर में। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम क्या लेकर के आया मैं? इसमें आपको मैं 7 चीजें दे रहा हूं।
पहला 1 साल की बिजनेस कोचिंग जिसमें 6 सर्टिफिकेट्स हैं। दूसरा, मेरे साथ में पर्सनल चैट करके क्वेश्चंस पूछना, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तीसरा, स्टेडियम के अंदर एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, जो आपने इंदिरा गांधी स्टेडियम का वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चौथा, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है लाइव वीडियोस के साथ में 1 महीने का। पांचवा, लीडरशिप फनल के सारे फ्रेमवर्क्स। छठा, डेली लाइव सेशन देते हैं इसके अंदर आपको पूरा 1 साल तक। सातवां, आपको हमारे फ्रेंचाइजी बनने का अर्निंग लाइसेंस भी मिलता है। आप जितना मर्जी चाहो कमा सकते हो, मेहनत आपको करनी है हमारे साथ जुड़ करके, तो वो ऑप्शनल भी आपके पास रहता है कि आप हमारा साथ में बीबी फ्रेंचाइजी भी बनते हैं। तो 7 बेनिफिट एक प्रोग्राम में लाके दिए, अंदर से लेके बाहर तक आपको खड़ा कर देंगे बिजनेसमैन बनाने में। और फिर इन सीख करके ना सही मायने में कारनामे करो, तब नाम होगा। हाँ, अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो नीचे लिंक में है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमेंट में बताते रहो कौन सा वीडियो देखना है, साथ में इतना लिख देना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज बैक इन एक्शन। हाँ, हर संडे सुबह 8 बजे हमारी लॉयल ऑडियंस आती है और बहुत कुछ सीख के जाती है। भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है हमने। धन्यवाद।